संदेश झूठ से हटके। दिनों बाद आए हैं संजय कुमार सिंह जी, हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक जनसत्ता जैसे अखबार में सेवा की है और आजकल ये चर्चा में है एक किताब के कारण। उस किताब का नाम है ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुल। हाँ, ये किताब हर जगह उपलब्ध है, मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो बेहतरीन है और तथ्यात्मक है। लेकिन मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने पूरी क्लिप देखी, राहुल गांधी का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ भी दिखाया, आप सुबह से कई बार भी देख चुके होंगे क्या क्या है। लेकिन एक सवाल जब पूछा गया, राहुल गांधी ने कहा उस सवाल के जवाब में कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तब तक ईवीएम या मैनुअली चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे और चुनाव मैन्युअली किया जाए तब कुछ हो सकता है। यानी दोनों बातें कही हैं उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे और चुनाव मैन्युअली किया जाए तब कुछ हो सकता है। यानी राहुल गांधी को ने इतना मतलब उन्होंने एक्सरसाइज की, इतना बड़ा काम किया, एक खोजी पत्रकार जैसा काम किया और रात दिन मतलब कितने लोग लगे रहे होंगे इस मिशन में गोपनीय तरीके से। उसके बाद वो पूरा के पूरा दस्तावेजी बम तैयार करके लाए और सबके सामने रख दिया। अब सर सारे लोग नंगे हो गए, सत्ता नंगी हो गई, मोदी की बीजेपी नंगी हो गई, चुनाव आयोग नंगा हो गया, निर्वस्त्र हो गया। सर निर्वस्त्र कहो या नंगा कहो, है ना, नंगे में थोड़ी ध्वनि अच्छी आती है। लेकिन यहाँ तो अंपायर ही दूसरी टीम का है, इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। सर इस परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या देखते हैं कि भविष्य में अब इसके बाद क्या, इसके आगे क्या? नहीं, जो स्थितियां हैं और राहुल गांधी ने जो आज बताया, माने ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन वो वही है कि आटे में नमक और नमक में आटा वाला मामला है। और जैसे ये है ना कि एक ही कमरे में कितने वोटर, तो अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि फीट, स्क्वायर फीट के हिसाब से नापे, तो उसको 3 गुना भी किया जा सकता है। जैसे मुझे याद है कलकत्ता में मैं रहा हूं एक घर में, कहिए मित्र ही था मेरा, उस समय वो नई नौकरी करने कलकत्ता गया था, तो मैं जब कलकत्ता गया तो उन दिनों मतलब मेरी नौकरी शुरू करने से पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी, तो मैं कलकत्ता गया। तो कलकत्ता जैसे शहर में पैसे नहीं हो तो क्या कर सकते हैं आप, किसी मित्र की शरण में जाएंगे। तो मैं उस मित्र की शरण में उस दिन इसीलिए गया था और वहां उसने कहा था कि मैं कमरा है और मैं कमरे में रहता हूं, तो मुझे लगा कि कमरे में रह रहा है तो मैं भी साथ में सो जाऊंगा। और उस समय मतलब जैसी जरूरत होती थी, 90 से पहले की बात है। तो जब वहां मैं गया तो पता चला कि वो एक कमरे में कई लोग रहते थे, तो यहां तक तो सामान्य था। बाद में पता चला, जब रात में सोने की बात हुई तो पता चला कि सोने से पहले, बाद में पता चला कि कुछ लोग नहा रहे हैं, ऑफिस जाने टाइप की तैयारी कर रहे हैं, तो पता चला कि वो नाइट शिफ्ट वाले थे, वो नाइट शिफ्ट करने चले गए। तो मुझे लगा चलो घर खाली हो गया, अब आराम से सो पाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, वो जो लोग दिन की ड्यूटी करके आए थे वो आ गए, तो लोग उतने ही हो गए उसमें। और सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि सुबह वाले फिर जाने वाले थे। तो 3 शिफ्ट में जैसे ड्यूटी होती है, तो वैसे ही वहां 3 शिफ्ट में लोग रहते थे। और मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक जमीन पे 6 लोग अगर सो सकते हैं, तो 6 लोगों की तरह ही वो कमरा की चौड़ाई के बराबर ही वो कमरा था, और उसमें हम 6 लोग सोए। और उसको आप 6 या 18 लोग कह सकते हैं कि 18 लोग उस कमरे में रहते थे, जबकि वो 6 बाई 6 का कमरा था। तो सुरेंद्र जी ने जो कहा वो ठीक है, और हम इतना मार्जिन और दे दें चुनाव आयोग को कि एक कमरे में 6 बाई 6 के कमरे में 6 ही नहीं 18 लोग रहते होंगे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों, हजारों और 50-50 लोगों की बात है, तो इसलिए गड़बड़ है। तो कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ नया नहीं है, और इसलिए नया नहीं है, जो मेरे जैसा आदमी है जो जानता है कि हाँ 6 बाई 6 के कमरे में 18 लोग रहते हैं, और मैं रहा हूं, मैंने देखा है, तो उसको लगेगा कि इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ
बात 18 की नहीं 50, 100 और बिल्डिंग में हजार लोगों की है। इसलिए गड़बड़ तो है ही है और बिल्कुल नया है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कुछ नया नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि करना क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो आगे अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना है तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, संसद में कुछ होना है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके लिए तैयार नहीं है, चुनाव आयोग को कुछ करना है तो चुनाव आयोग करेगा ही नहीं क्योंकि उसी का मामला है। तो होना कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ नहीं हो और बम है, ठीक है कि वो फटा नहीं है और कागज का ही बम है, तो उसका असर होगा और असर दिखाई दे रहा है कि आज सुबह से सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है हर जगह। ठीक है कि मेनलाइन मीडिया ने नहीं दिखाया, टीवी पे इसकी कोई चर्चा लगभग नहीं थी, काफी देर तक बाद में आई हो तो मैं नहीं कह सकता, तो टीवी पे उसकी चर्चा नहीं। लेकिन ये अपने आप एक तरह का खुलासा है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको अच्छी तरह समझ रहे थे। और अक्सर कहा जाता था आंदोलन करिए, सड़क पे उतरिए, केस करिए, वो सब, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम अपने ढंग से किया क्योंकि मुझे लगता है कि इस सरकार या इस व्यवस्था से लड़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप आंदोलन के नाम पे अपने समर्थकों को सड़क पर उतार के पिटवा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये कितने दिन चलेगा, कितने लोगों को आप पिटवाएंगे, या मुकदमा ही होना है तो कितने लोगों को मुकदमे में आप फंसाएंगे वगैरह वगैरह, या कितने लोगों को बचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है और खुलासा कर दिया है। और ये पब्लिक के सामने मैंने जो किताब लिखी थी और किताब के लिए जो मैंने रिसर्च किया, उससे मुझे ये समझ में आया था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो सब कर सकती है वो सब कर रही है। पुरानी व्यवस्था में वोट लूटे जाते थे और जाहिर है वोट सब लोग लूटते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस लूटती थी या कोई और पार्टी, क्या कोई विशेष पार्टी लूटती थी। जिसको मौका लगता था, जहां जिसको मौका लगता था वहां लोग लूटते थे और पुरानी व्यवस्था को बदनाम किया गया। एक मिनट संजय, मैं इंटरप्ट करूंगा। पुरानी व्यवस्था में वोट जनता या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लूटते तो चुनाव आयोग नहीं लूटता था। हाँ वो नहीं ठीक है, मैंने उसमें मजबूती की बात है और वो एसपी और चुनाव अधिकारियों के मदद से भी होता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मजबूत होने की बात है, तो जो जहां पॉलिटिकली या लाठी के दम पर मजबूत होता था वो लूट लेता था। तो गड़बड़ तो उसमें भी थी। लेकिन अभी ये कहा गया कि पुरानी व्यवस्था पे हम जा नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था पे हम क्यों जाए, नई व्यवस्था डिजिटल, ठीक है, नई व्यवस्था में रहना चाहिए और नई व्यवस्था अच्छी है। लेकिन जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि आप डिजिटल इंडिया में डिजिटल वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक मामला है, अलग है। दिलचस्प ये है कि पुरानी व्यवस्था के बाद जब ईवीएम आया तो बीजेपी ने टूथ एंड नेल, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में एड़ी चोटी का जोर लगा के उसका विरोध किया और ईवीएम के खिलाफ जो है वो जो किताबें हैं जिसका जिक्र मेरी किताब में है, और जो बीजेपी ने जो सब किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने उस किताब की भूमिका लिखी थी, जो जीवीएल नरसिम्हन ने लिखा था वगैरह वगैरह, वो सब मेरी किताब में है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने उसका पूरा विरोध किया क्योंकि ईवीएम में वो नहीं हो सकता था जो बूथ लूटने में हो सकता था। लेकिन ईवीएम की खासियत यही बताई गई थी कि ईवीएम चूंकि अधिकारियों के नियंत्रण में है, सील्ड है, इसलिए उसे छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन जब अनिल मसीह जैसे अधिकारी मिल गए तो समझ में आ गया कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, और अनिल मसीह पे जब कार्रवाई नहीं हुई तो ये समझ में आ गया कि उन अधिकारियों को पूरी सुरक्षा है, जो अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि कानून ही बदल दिया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो व्यवस्था कर रही है वो कितनी मजबूत और सुदृढ़ है। वो उसने व्यवस्था की है, उसी का भाग है कि आप डिजिटल इंडिया में डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देंगे। और अब अगर बीजेपी ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है कि अब वो ईवीएम का यूज करना, अपने फेवर में यूज करना सीख गई है या जानती है या कर ले रही है, जो अनिल मसीह जैसे अधिकारियों के सहयोग से हो सकता है। राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया कि अनिल मसीह कई हैं, देश भर में कई हैं और सब लोग काम करते हैं। तो राहुल गांधी ने इस ढंग से जो खुलासा किया है वो बीजेपी का पूरा लाइन ऑफ एक्शन या जो पूरी रणनीति है उसकी पोल खोल के रख दी है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और बीजेपी ये करती रही है कि पूरे सिस्टम को इसने गड़बड़ कर दिया था, तो अब वोटर लिस्ट में भी, माने ईवीएम से जो गड़बड़ आप कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, और आपने वोटर लिस्ट फर्जी वोटर बना लिए जो 5 बजे के बाद वोट डाल देते हैं, और ये सब कोई देख रहा था। तो देख हम सब लोग रहे थे, राहुल गांधी ने उसको प्रूव कर दिया कि फर्जी वोटर भी पहले होते थे, लेकिन फर्जी वोटर एक चुनाव क्षेत्र में 12,000 उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोटर है,
तो एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 12,000 फर्जी वोटर होंगे, तो उसका मायने है भले पहले भी होते हो, और पहले होते थे तो डिजिटल इंडिया में वो पकड़ में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो डिजिटल इंडिया मोदी जी करते रहे हैं, लेकिन जहां डिजिटल इंडिया से जनता को फायदा होना हो या जहां उनको नुकसान होना हो, वहां डिजिटल इंडिया नहीं है, वहां मैनुअल चलेगा। और बार बार कहा गया है कि नहीं, पुरानी व्यवस्था में कैसे जा सकते हैं, जब मशीन है, जब टेक्नोलॉजी है, तो हम उसी का उपयोग करेंगे, लेकिन मशीन और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें सबसे खास बात है कि राहुल गांधी ने आज कहा भी कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको रखेंगे नहीं, और 45 दिन में डिलीट कर देने का नियम बना। तो बहुत क्लियर है कि सब गड़बड़ है, और गड़बड़ चल रहा है, और लंबे समय से चल रहा है, और राहुल गांधी ने उसको बढ़िया से एक्सपोज कर दिया है, और सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में किया है। ये बहुत पुरानी और पहले से क्लियर है कि जहां जिसकी सरकार रहती है वही जीत जाती है। दिल्ली अपवाद रहा हाल फिलहाल में, नहीं तो बंगाल में बीजेपी नहीं जीत रही है, और झारखंड में नहीं जीत पाई, सब जोर लगाने के बावजूद। महाराष्ट्र में जीतने के लिए, चूंकि उसे पता था कि जीतने के लिए सरकार में होना जरूरी है, और महाराष्ट्र में जीतने के अलग मायने थे, जीतने की अलग जरूरत थी, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदने तोड़ने से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का फैसला नहीं आना, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होना वगैरह सब किया गया, और उस पर पूरी मतलब उसकी पूरी कहानी ही अलग है, शिवसेना को तोड़ दिया गया वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये सब करके बीजेपी अगर कर पा रही है तो जाहिर है उसको सबका समर्थन है, मीडिया का समर्थन दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का समर्थन दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग का समर्थन दिखाई दे रहा है। तो अगर इस लेवल पे बीजेपी को समर्थन है तो वो जाहिर है हिंदुत्व के कारण है, और हिंदुत्व के कारण है तो ये देश को, जनता को समझना है, और अगर नहीं समझ रहे हैं लोग तो देश भुगतेगी, देश के लोग भुगतेंगे, भुगत रहे हैं। जहां तक इसको रोकने या इस पर नियंत्रण की बात है तो हम बिहार में देख रहे हैं, राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए हैं वो बिहार के ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। 0 नंबर मकान, कैसे हो सकता है किसी का मकान 0? अभी पटना में जिसमें तेजस्वी यादव के नाम के बारे में कहा गया, जिस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है, तेजस्वी यादव के केस में क्या है कि चुनाव आयोग ने, तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो एक कार्ड यूज कर रहे थे, चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं जी आपका नाम यहाँ है, तो वो तेजस्वी यादव के नाम से फर्जी वोट हो सकता है, क्योंकि उसमें मकान नंबर जो लिखा है वो तेजस्वी का मकान नहीं है, और पता नहीं है, तेजस्वी का मकान कुछ और है, पता कुछ और है। और उसी लिस्ट में जब आप जाएंगे तो 1 नंबर वोटर मकान नंबर 0 में रहता है, 1 नंबर वोटर मकान नंबर 0 में रहता है, और इस तरह से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 1 से लेकर 254 तक मकान है एक ही मोहल्ले में, एक ही सूची में। तो 254 तक मकान, वो फ्लैट है, बंगला है, बिल्डिंग में है, क्या है वो नहीं क्लियर लिखा। चलिए हो सकता है वो बिल्डिंग में हो, लेकिन उसी लिस्ट में 254 के बाद जो नाम आता है वो किसी अपार्टमेंट का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, जो मकान नंबर की जगह लिखा है। मकान नंबर की जगह आप एक बिल्डिंग का नाम, एक मकान का नाम, एक बिल्डिंग का नाम या अपार्टमेंट का नाम लिखेंगे या मोहल्ले का नाम लिखेंगे तो जाहिर है वो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ बिहार में SIR के बाद है, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि किसी ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत आप करेंगे कैसे, या कोई क्यों करे? जब इतने बड़े पैमाने पे घपला है, खुलेआम है, तो कोई शिकायत करके भी क्या कर लेगा? और चुनाव आयोग ने तेजस्वी के ये कहने पर कि मेरा नाम नहीं है, उसने तेजस्वी को लपेट लिया और अखबारों ने छाप दिया, और वो पूरा मामला खत्म हो गया कि तेजस्वी का 2 कार्ड है, तेजस्वी पे मुकदमा होगा। क्या हुआ मुकदमे का? क्यों नहीं FIR हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हो नहीं सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं था। तेजस्वी का नाम, वाकई चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी ने पिछली बार ये वाला कार्ड यूज किया था जिसका ये पता बता रहे हैं, और चुनाव आयोग की एफिडेविट में तेजस्वी का दूसरा पता लिखा है जो इस कार्ड में नहीं है। 100 नंबर मकान या 101 नंबर, मुझे ठीक से याद नहीं, 100 या 101 ऐसी कुछ है। जो मकान नंबर लिखा है वो तेजस्वी के एफिडेविट में दूसरा मकान नंबर लिखा है जो उसके पुराने वोटर कार्ड में है। तो पुराना वोटर कार्ड या जिस पर तेजस्वी ने चुनाव लड़ा, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो कार्ड ही गलत है, वो गलत तरीके से प्राप्त किया गया, और तेजस्वी उस पर चुनाव लड़ दिए, और जो नया बता रहा है उसको तेजस्वी यूज नहीं करते, जो साफ साफ गलत दिखाई दे रहा है। ये सामने है, अखबार वाले खबर नहीं कर रहे, मैंने यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मैंने अजीत अंजुम ही कर रहे हैं, और कहाँ कोई कर रहा है। तो अगर दिल्ली से जाकर एक रिपोर्टर या एक यूट्यूबर कर रहा है जिसको पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर, तो अगर ऐसे काम हो रहा है और गड़बड़ियां इतनी हैं जिसको कोई दूसरा रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। उसमें आप क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा।
लेकिन होना चाहिए वो अपनी जगह है और हो जाएगा, ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसमें कुछ होने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे ये कहा गया कि क्या आप शपथ पूर्वक देंगे, राहुल गांधी से ये पूछा गया और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ये चुनाव आयोग ने पूछवाया वगैरह वगैरह, तो खैर वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछेगा कि राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप ये जो आरोप लगा रहे हैं वो शपथ पूर्वक लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैं पब्लिकली लगा रहा हूं, अगर गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। लगभग उन्होंने यही कहा। लेकिन शपथ पूर्वक कहने की जरूरत क्या है? अगर आपने पहले वाले शपथ की जांच कर ली होती जिसमें डिग्री का मामला है, तो इस शपथ की जरूरत ही नहीं थी, वो पूरा मामला वहीं क्लियर हो जाता, ना आपको फंसाया जाता, ना आपको अनिल मसीह बनने की जरूरत थी, ना आपको ब्लैकमेल किया जा सकता, ना आपको ये डर होता कि रिटायरमेंट का पेंशन रोक दिया जाएगा या अभी ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो आप एक शपथ पत्र जांच कर लीजिए तो नहीं होगा। दूसरे कि ईवीएम पर एसआईआर पे लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने राजग संसदीय दल की बैठक में कहा कि ईवीएम पर, और समझाया लोगों को कि राहुल गांधी या विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है लोगों को और उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? और अगर उस पर चर्चा नहीं हो सकती है तो ये वही चुनाव आयोग, वही संवैधानिक संस्था, वही स्वतंत्र संस्था है जिसके मुखिया का चुनाव प्रधानमंत्री ने नियम विरुद्ध जाकर किया है और जिसके मामले में केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई करके उसको गो अहेड दे रहा है, लेकिन जो मुखिया की नियुक्ति का मामला है उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष एक तरह से सोच रहे हैं, एक लाइन पे काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये अखबारों में छपा हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या? सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने पूरी व्यवस्था ऐसे कर रखी है जो उसके हित में है। टेक्नोलॉजी मोदी जी ने का कितना प्रचार हुआ कि टेक्नोलॉजी, और मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग बता दीजिए जिससे जनता को फायदा हुआ। बैंक में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो आपके हमारे पीछे स्नूपिंग के लिए किया जा रहा है कि हमारे खाते में कितना पैसा है, और जब हम एक बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सरकार को रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पैसे बैंक से खाली हो जा रहे हैं, तो जनता को उससे क्या फायदा हुआ? लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग राहुल गांधी ने आज करके दिखाया कि टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद अगर काम करना हो तो ऐसे किया जा सकता है। जो ये काम चुनाव आयोग को खुद कर लेना चाहिए था, डबल वोटर खुद हटा देना चाहिए था। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से डबल वोटर एक बार डिजिटल डालेगा, चेक करेगा, ये वोटर रिपीट होते हट जाएगा। तेजस्वी के यादव में यही कहा, तेजस्वी यादव के केस में यही दावा किया गया है कि हमने वो वाला नाम हटा दिया, ये वाला रख लिया। मैंने कहा था कि कौन सा हटाया जाएगा, कौन सा रखा जाएगा, ये चुनाव आयोग कैसे तय करेगा? तो वोटर बताएगा ना कि मेरा असली वाला कौन सा है, गलत आ गया। वोटर तो यही कहेगा कि मुझे नहीं पता वो कैसे आया। तो चुनाव आयोग अगर हटाएगा या 5 में से 1 को या 2 में से 1 को रखना है तो वोटर से पूछ के रखेगा ना। चुनाव आयोग ने वो वाला रख लिया जो तेजस्वी का पता गलत है और सही वाले को हटा दिया, और कोई नहीं, मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी ने इस गलती को नहीं पकड़ा, कोई इस पे बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेन लाइन मीडिया या जो संबद्ध लोग हैं वो लोग इस पे नहीं बोल रहे कि ऐसा कैसे हो गया। और तेजस्वी को लगभग दबा दिया गया कि वो बोले नहीं। हो सकता है तेजस्वी इसलिए नहीं बोल रहे हो कि वो फिर कुछ ठोस लाएंगे या उनको पता होगा कि ये सब राहुल गांधी के उसमें खुलासा हो जाना है। तो ये सारी बातें हैं, इसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन अभी नहीं होगा तो फिर ऐसे ही खुलासे होते रहेंगे। और जो ये समझा जा रहा था कि बीजेपी बड़ी लोकप्रिय पार्टी है, उसकी पोल खुल जाएगी धीरे धीरे। तो ऐसा कितने दिन चलेगा? और ऐसे जितने कारनामे, जितने घोटाले करेंगे, जितने दोषी अपराधी होंगे, अब तो लोगों को, जो लोग गलती कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, उनको एक डर भी बनेगा। तो इस सब का असर होगा। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, लेकिन 11 साल सत्ता में इस तरह बने रहना भी अति है।